हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं जे.के. सेवहरे केमिस्ट्री लेक्चरर महोबा। मैं आज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। और मैं आज आपको क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री लेकर के आया हूं। मैं इसको स्टार्ट करता हूं और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, देखिए, पहला जो इसका दो पार्ट में ये चैप्टर बांटा गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, और सेकंड पार्ट है आपका मोल कॉन्सेप्ट। तो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, इसका हिंदी में अर्थ होता है रसायन विज्ञान का परिचय। रसायन विज्ञान का परिचय। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन बनती है व्हाट इज केमिस्ट्री, अर्थात रसायन विज्ञान क्या है। तो पहली हेडिंग आती है इसकी केमिस्ट्री। तो इसकी डेफिनेशन आप पहले समझ लीजिए, फिर मैं आपको टाइम दूंगा तो लिख लेना। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संघटन एवं उनमें होने वाले स्थायी परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। जैसे मैं वाटर का अध्ययन करूं, तो वाटर का अध्ययन यदि मैं ये करूं कि वाटर लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है या वेपर में जा रहा है, तो ये तो भौतिक विज्ञान हो जाएगी। लेकिन यदि मैं इसका अध्ययन ऐसा करूं कि वाटर, एक मॉलिक्यूल्स वाटर अगर लूं तो उसमें कितने ग्राम हाइड्रोजन होगा, कितने ग्राम ऑक्सीजन होगा, इस टाइप का संगठन का अध्ययन करूं, तो ये अध्ययन हमारा रसायन विज्ञान के अंतर्गत आने लगेगा। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन एवं उनमें होने वाले स्थायी परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। जनरली जो केमिस्ट्री शब्द है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा, ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक भाषा के कीमिया नामक शब्द से हुई है, जिसका की अर्थ काला होता है। और उस समय मिस्र देश की मिट्टी का रंग भी काला होता है। और उस समय जब रसायन विज्ञान के बारे में कोई नहीं जानता था, तब मिस्र देश की कला बहुत ही शिखर पर थी। इस प्रकार से केमिस्ट्री का उद्गम मिस्र देश की कला से हुआ है। तो ये केमिस्ट्री की आपकी डेफिनेशन है। इसके बाद आता है एक नेक्स्ट टॉपिक में इसके कि क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान का वर्गीकरण। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि रसायन विज्ञान का विस्तार धीरे धीरे इतना बढ़ गया जिसका अध्ययन करना कठिन होने लगा। तो रसायन विज्ञान का विस्तार बढ़ने के कारण उसके अध्ययन को सरल बनाने के लिए इसे कई भागों में बांटा गया। इस घटना को रसायन विज्ञान का वर्गीकरण कहते हैं। वो भाग क्या हैं, वो भाग में लिख देता हूं, क्योंकि बहुत से पार्ट हैं। वो आपकी जो 11 क्लास है या इंटरमीडिएट क्लास है, उसमें केवल फर्स्ट 3 पार्ट आना है, जिसकी मैं डिटेल बताऊंगा। बाकी सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दे करके आगे बढ़ूंगा। फर्स्ट है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हिंदी में कहते हैं अकार्बनिक रसायन। ठीक है, सेकंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हिंदी में कहेंगे कार्बनिक रसायन। और थर्ड है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। इसको हिंदी में कहेंगे भौतिक रसायन। ठीक है, और इसके बाद और भी अन्य पार्ट हैं, जैसे आपका हो गया बायोकेमिस्ट्री,
इसको हिंदी में कहेंगे जैविक रसायन या जीव रसायन। ठीक है, फिफ्थ है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसको कहेंगे आप विश्लेषक रसायन। सिक्स है आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। सेवन है आपका वार केमिस्ट्री। और एट है आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जिसको कहते हैं औद्योगिक रसायन। पॉलीमर केमिस्ट्री, हेट्रोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर फॉर केमिस्ट्री जो एमएससी में क्लास चलती है आपकी, एक विषय बन के आता है। पॉलीमर केमिस्ट्री एक विषय बन के आता है। तो इस प्रकार से आपकी तमाम शाखाएं हैं जिसमें से आपको इन 3 शाखाओं का अध्ययन करना है और ये आपके सिलेबस में भी हैं। तो इसके बारे में मैं बताऊं आपको। हेडिंग अगर पहली चलती है तो क्या डालेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन क्या है? डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, अकार्बनिक केमिस्ट्री कहलाती है। अब क्वेश्चन बनता है व्हाट इज अकार्बनिक कंपाउंड या अकार्बनिक यौगिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ठीक है, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड वह सभी पदार्थ जो अज्वलनशील होते हैं और कार्बन रहित होते हैं, इनऑर्गेनिक पदार्थ कहलाते हैं। कुछ पदार्थ एक्सेप्शन के रूप में जरूर ऐसे हैं जिनमें कार्बन हैं, लेकिन वो अकार्बनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। उसका कारण यह है कि उनमें कार्बन होने के बावजूद वह ज्वलनशील नहीं है। ठीक है, तो अज्वलनशील पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जनरली अकार्बनिक पदार्थ में कार्बन नहीं होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं जिसमें कार्बन होता है लेकिन वह ज्वलनशील नहीं है, तो अकार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत आने लगते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट हुआ है आपका, कार्बोनेट, साइनाइड, साइनाइड CN, आइसोसाइनाइड NC, ठीक है, साइनेट CNO, ये माइनस मूलक है। ठीक है ना, तो इनमें इनके जब कंपाउंड बनेंगे जैसे सोडियम फाइनेट, अमोनियम फाइनेट, सोडियम फाइनाइड, सोडियम आइसोसाइनाइड, तो इनमें एक्चुअली कार्बन है तो कार्बनिक होना चाहिए, लेकिन ये अज्वलनशील होते हैं इसलिए इनको अकार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, तो अकार्बनिक रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, अकार्बनिक रसायन कहलाती है। अकार्बनिक यौगिक वह सभी होते हैं जिनमें कार्बन नहीं है। H2SO4 कहीं भी कार्बन नहीं है तो अकार्बनिक है। HNO3 कहीं कार्बन नहीं दिखाई दे रहा है आपको, अकार्बनिक यौगिक है। HCl अकार्बनिक यौगिक है। PH3 अकार्बनिक यौगिक है। ये कुछ एक्सेप्शन है जिनमें कार्बन होने के बावजूद भी अकार्बनिक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब आती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा पार्ट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, यानी कार्बनिक रसायन। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। कार्बनिक यौगिक क्या हैं? कार्बन युक्त वह सभी यौगिक जो ज्वलनशील होते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे CH4, C2H6, CH3COOH, ठीक है, C6H6 बेंजीन, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ETC, ये सभी कार्बनिक यौगिक हैं। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शन इसमें क्या हैं कि कुछ यौगिकों में कार्बन है लेकिन वो कार्बनिक यौगिक नहीं कहलाते हैं। वो कौन है? CO2, CO, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, साइनेट। क्यों नहीं है वो कार्बनिक? क्योंकि वो ज्वलनशील नहीं है। कार्बनिक पदार्थ ज्वलनशील होना चाहिए। ठीक है, अब तीसरी शाखा आई इसकी। तीसरी शाखा क्या है बेटे? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
क्रियाओं के वेग, उनमें उत्पन्न होने वाली ऊर्जा या शोषित होने वाली ऊर्जा इत्यादि का गणनात्मक अध्ययन किया जाता है, भौतिक रसायन कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद और भी है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे बायोकेमिस्ट्री क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है ना, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं हैं, शारीरिक क्रियाएं हैं, ये सब जैविक रसायन के अंतर्गत आएंगी। अब उन्होंने कहा एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? विश्लेषक रसायन क्या है? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के जानकारी यानी अज्ञात पदार्थों की जानकारी का अध्ययन करते हैं, विश्लेषक रसायन कहलाती है। जैसे प्रयोग में उन्होंने कहा दिए हुए पदार्थ की पहचान कीजिए, तो जो काम तुम कर रहे हो वो विश्लेषक रसायन है। ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कृषि से संबंधित पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कहलाती है। युद्ध रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम युद्ध से संबंधित पदार्थों का, रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं, युद्ध रसायन कहलाती है। जैसे बम हुए, मिसाइल्स हुए, कारतूस हुए, ठीक है ना, इस टाइप के विस्फोटक सब पदार्थ हुए, सोरा, पोटेशियम नाइट्रेट, तो इस टाइप का अध्ययन करना वो युद्ध रसायन के अंतर्गत आ जाएगा। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऐसे पदार्थों का अध्ययन करते हैं जिनका निर्माण इंडस्ट्रियल के लिए किया जाता है। कागज हुआ, सीमेंट हुआ, लोहा हुआ, कपड़ा हुआ, etc। तो ये सब शाखाएं इसकी चलेंगी। अब ये तीन मुख्य शाखाएं हैं जो आपके 11-12 के सिलेबस में हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। आई होप दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। थैंक यू। अब देखेंगे, अब मैं आपका एक और नेक्स्ट हेडिंग लेके चलता हूं जिसको कहते हैं पदार्थ। क्या कहते हैं? पदार्थ। पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं सब्सटेंस, और इसको मैटर भी कहते हैं। ठीक है, चाहे मैटर का हो, चाहे सब्सटेंस का हो, चाहे पदार्थ का हो। ठीक है, तो जनरली पहले पूछा लोगों से पदार्थ क्या है, व्हाट इज दिस, तो उन्होंने कहा दिस इज सब्सटेंस। व्हाट इज दिस, दिस इज सब्सटेंस। आप जो भी चीज देख रहे हैं वो सब पदार्थ हैं। ठीक है, तो एक्चुअली लगा कि आपने सही डेफिनेशन कर ली पदार्थ की, लेकिन ये देखा कि हमें जो एयर है, हवा है, वो तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो भी तो पदार्थ है। तो इसकी सही डेफिनेशन निकल के क्या आई कि वह सभी वस्तुएं जो कि कुछ ना कुछ द्रव्यमान अवश्य रखती हैं और कुछ ना कुछ आयतन अवश्य घेरती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। ठीक है, अब पदार्थों का भी बहुत बड़ा विस्तार है, तो इसकी अध्ययन को सरल बनाने के लिए पदार्थों का भी वर्गीकरण किया गया। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या बनेगी? पदार्थों का वर्गीकरण। वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो वही इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। पदार्थों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए इसे कई भागों में बांटा गया, जिसे पदार्थों का वर्गीकरण कहते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार से किया गया। किस प्रकार से किया गया? दो प्रकार से। फर्स्ट वन है भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है, और दूसरा है रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर। ठीक है ना। तो अब अपन फर्स्ट में चलते हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों के प्रकार या क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस बेस्ड टू फिजिकल स्टेट, यानी भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों के प्रकार। तो भौतिक अवस्था के आधार पर
पदार्थ होते तो 4 प्रकार के हैं, प्लाज्मा स्टेट का कोई विशेष रोल नहीं होता है। तो यूँ कहेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को मुख्य 3 भागों में बांटा गया। ये क्या है? सॉलिड स्टेट, सॉलिड सब्सटेंस, और दूसरा क्या है? लिक्विड, तीसरा क्या है? गैस। ओके, तो सॉलिड क्या है? मैं यही डेफिनेशन बता देता हूं, जल्दी जल्दी से उदाहरण भी बता देता हूं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी आकार एवं आयतन दोनों डेफिनेट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम सॉलिड सब्सटेंस कहते हैं। जैसे मैं ये मार्कर ले लूं तो इसका एक निश्चित आकार है और इसका एक वॉल्यूम ये घेर रहा है। अब मैंने उठा करके इधर सेटल कर दिया तो उसका आकार वही रहा, वही वॉल्यूम घेरा। इसको मैं अगर टेबल पे रख दूंगा तो वही है। तो इसका मतलब ये पदार्थ क्या है? मेरा सॉलिड है। तो सॉलिड के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? मिट्टी, पत्थर, ठीक है। और बहुत केमिस्ट्री की दृष्टि देखो तो NaCl, KCl, Na2CO3, यूरिया, NH2CO, NH2, शुगर, ETC, ठीक है। अब आया लिक्विड सब्सटेंस, तो वह पदार्थ जिनका आयतन तो फिक्स्ड यानी डेफिनेट रहता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, अर्थात यह पदार्थ जिस पात्र में डालते हैं उसी पात्र का आयतन आकार घेर लेता है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे? लिक्विड पदार्थ कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम दूध वाले के पास गए तो जब उसने 1 लीटर दूध निकाला तब उसका आकार कैसा था? लीटर की तरह था। अब आपने जिस पॉट में डाल दिया तब उसने आकार वही घेर लिया लेकिन आयतन अब भी 1 लीटर है। जब आप उसको घर पे ले गए तो कड़ाही में डाल दिया तब उसने आयतन कड़ाही का ले लिया लेकिन आयतन अब भी 1 लीटर है। तो इसका मतलब दूध की मिल्क क्या है? हमारा लिक्विड है। तो फिर डेफिनेशन को मैं रिपीट कर देता हूं। वह पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित रहता है द्रव पदार्थ कहलाते हैं। जैसे होगा तुम्हारा दूध, पानी, केरोसिन, केरोसिन मिट्टी के तेल को कहते हैं, पेट्रोल, डीजल, और बहुत जो केमिस्ट्री की दृष्टि से तुम पानी जानते हो इसके अलावा C6H6 बेंजीन लिक्विड होती है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है, एथिल ब्रोमाइड C2H5Br लिक्विड होता है, C2H5OH एथिल एल्कोहल लिक्विड होता है, CH3OH मेथिल एल्कोहल लिक्विड होता है। तो ये सब द्रव पदार्थ हैं। अब बारी आई गैस की, तो गैस पदार्थ क्या है? वह पदार्थ जिसका ना तो आयतन निश्चित रहता है ना ही आकार निश्चित रहता है। जैसे मैंने अगर इस डिब्बी में, इस सिलेंडर में मैं गैस भर दूं तो आयतन इसका कितना होगा? जितना डिब्बी का है, ठीक है। वो आकार कैसा होगा? जैसी डिब्बी है। अब इसको उठा करके मैं एक बड़े सिलेंडर में रख दूं तो आयतन कितना होगा? बड़े सिलेंडर बराबर। वो आकार कैसा हो जाएगा? उसके आकार का। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका ना तो आकार डेफिनेट होता है ना ही आयतन डेफिनेट होता है। ऐसे पदार्थों को गैसीय पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हवा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CH4, ETC, ठीक है। तो ये गैसीय पदार्थ हो गया। अब बारी आई आपकी किसके? संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक है। देखें जरा, सेकंड क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस बेस्ड टू केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों के प्रकार। तो रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ बेटे 2 प्रकार के होते हैं। एक है तुम्हारा विषमांगी पदार्थ, विषमांगी पदार्थ, और दूसरा है समांगी पदार्थ, ठीक है। विषमांगी को इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोजीनियस सब्सटेंस, और इसको कहते हैं होमोजीनियस सब्सटेंस, ठीक है ना। अब देखो इसको डिफाइन कैसे करें अपन।
हेट्रोजीनियस सब्सटेंस वह पदार्थ जिसका प्रत्येक अवयव एक समान नहीं होता है, विषमांगी पदार्थ कहलाता है। जैसे मिट्टी, ठीक है, रेत तथा जल का मिश्रण, आई रिपीट, वह पदार्थ जिसका प्रत्येक अवयव एक समान नहीं होता है, विषमांगी पदार्थ कहलाता है। जैसे हुआ तुम्हारा मिट्टी, रेत तथा जल का मिश्रण इत्यादि, ठीक है, और सभी विषमांगी मिश्रण भी विषमांगी पदार्थ होते हैं। अब आई बात किसकी, समांगी पदार्थ। तो वह पदार्थ जिसका प्रत्येक अवयव एक समान होता है क्या कहलाते, समांगी पदार्थ कहलाते हैं। समांगी पदार्थों को कितने भागों में बांटा, इनको भी दो भागों में बांट दिया। एक है क्या, समांगी विलयन, समांगी विलयन, और दूसरा है शुद्ध पदार्थ, ठीक है, होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो समांगी विलयन क्या है, ऐसा विलयन जिसमें विलेय तथा विलायक के कण एक समान होते हैं, अर्थात यदि उसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी देखा जाए तो भी समांगी दिखाई देते हैं। तो क्या कहलाते हैं, वो समांगी विलयन कहते हैं। इसमें पदार्थों के संगठन का अनुपात निश्चित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, जैसे मैंने 1 लीटर वाटर लिया, कितना लीटर वाटर लिया, 1 लीटर, और इसमें मैंने शुगर मिला दी 10 ग्राम, कितनी मिला दी शुगर, 10 ग्राम शुगर इसमें डिजोल्व कर दी मैंने, 10 ग्राम शुगर डिजोल्व कर दी, ये समांगी विलयन बन गया, ठीक है। अब देखो जरा इसमें क्या रेशियो है, पानी है कितना 1000 ml और ये है 10, तो 10 और 1000 का रेशियो है। अगर मैं इसमें 100 ग्राम शुगर डिजोल्व करूंगा तब भी समांगी विलयन बन गया, तो इसका रेशियो फिर बदल गया। अगर मैं इसमें जो है 250 ग्राम भी शुगर डिजोल्व करूं तब भी समांगी विलयन बनेगा। तो कहने का मतलब समांगी विलयन में पदार्थों का संगठन निश्चित नहीं रहता है, ठीक है ना। तो ये समांगी विलयन हो गया। अब बात आती है शुद्ध पदार्थ की, प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस में क्या बताएंगे अपन, वह पदार्थ जिसमें प्रत्येक अवयव एक समान तो होता है, ठीक है, लेकिन उनका एक अनुपात भी निश्चित होता है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। यह भी 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से 2 प्रकार के होते बेटे, एक तो होगा तुम्हारा तत्व, एक होगा यौगिक। ओके, तत्व क्या है, एक समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए पदार्थ को तत्व कहते हैं। आई रिपीट, एक समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए पदार्थ को तत्व कहते हैं। प्रत्येक तत्व, किसी भी पदार्थ के एक तत्व का निर्माण 6.022 × 10 की पावर 23 कणों से मिलकर के होता है, या परमाणुओं से मिलकर के होता है, परमाणु, ठीक है ना। किसी भी पदार्थ के एक तत्व का निर्माण 6.022 × 10 की पावर 23 परमाणुओं से मिलकर होता है, ठीक है। इनके वजन को पदार्थ का मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। अब आया यौगिक, ठीक है। तो यौगिक क्या है, 2 अथवा 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात से मिलकर बने हुए पदार्थ को यौगिक कहते हैं, जैसे H2O, ठीक है ना। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया है आपका इसका कंप्लीटली, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। मैं अगले वीडियो में इसके आगे वाला पार्ट लेकर के बहुत ही जल्दी आऊँगा, ठीक है। और इसको अगर आप शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।